चलिए भाई लिसन, कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। ये बुक दे दे। मैंने आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मैंने लिमिट्स के बारे में जिक्र किया था। लिमिट्स के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी, जितना मैंने आपको पढ़ाया था उससे ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक। अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं लिमिट से ही लेना देना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब एट अ सर्टेन पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। अगर आ रहा है, इट मींस द लिमिट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट irrespective whether a lies in the domain or not in the domain। ये हमने लिमिट्स की बात पढ़ी थी। अब लिखो जरा, लिखो एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस। लिखना शुरू करें। एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। लिमिट एक्स, fx is said to be continuous at x equals to a if limit x tending to a of fx exists and equal to f of a and is equal to f of a, that is limit x tending to a minus of fx is equal to limit x tending to a plus of fx is equal to f of a is equal to a finite quantity। अगर ऐसा है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यहां से कोई भी बात अगर डेविएट हो रही है तो कभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा। एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं। ये लिख ले, फिर अगली बात पे आते हैं। एक लाइन लिखे नीचे, वी टॉक अबाउट द कॉन्टिन्यूटी, वी टॉक अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन we talk about the continuity of a function only in its domain। We talk about the continuity of a function only in its domain। हम कॉन्टिन्यूटी की बात केवल और केवल डोमेन में करते हैं। लिमिट निकालने के लिए जरूरी नहीं है जिस पॉइंट पर लिमिट निकाली जा रही है वो डोमेन में हो। इज दैट क्लियर? अगली बात पे आते हैं। लिखो, अगला पॉइंट बना करके लिख लें। अ फंक्शन एफ एक्स, a function fx is said to be right continuous। A function fx is said to be right continuous at x equal to a at x equals to a if limit x tending to a plus of fx exists and is equal to f of a। fx is said to be right continuous if
लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx exists and is equal to f of a, राइट? ए प्लस, राइट कॉन्टिन्यूस मतलब ए के राइट में वो कॉन्टिन्यूस है। मान लो मुझे केवल राइट डायरेक्शन में ही बात करनी है, लेफ्ट में मुझे बात ही नहीं करनी है, तब मैं बात कर रहा हूं। और इसी तरह एक अगला पॉइंट लिखें, एफ एक्स इज सेट टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज सेट टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, एफ एक्स इज सेट टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस at x equals to a if limit x tending to a minus of fx, ये बात लिख ले, limit x tending to a minus of fx exists and is equal to f of a। पढ़ लो इस बात को, देखो समझ आया कि नहीं है ये बात की। कॉन्टिन्यूटी का मतलब बता दिया मैंने, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब बता दिया मैंने, राइट कॉन्टिन्यूस का मतलब बता दिया। अगली बात पे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस बेस पे कराऊंगा, फिर डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। लिखो, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट। इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको बताना है कॉन्टिन्यूअस है जीरो पर या नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकाल लेते हैं। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर, जीरो वैल्यू पुट करने पर सीधा सीधा जीरो आ रहा है, ये आ गया इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो भी आ रहा है, क्योंकि यहां से साफ साफ पता लग रहा है एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर है, विच मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। बात खत्म हो गई। लिमिट सीधा सीधा वैल्यू पुट करके लिमिट आ रही है और वो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर के बराबर आ रही है। इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट and is equal to the value of the function at x equal to 0, which means the function is continuous at x equal to 0। क्लियर? लिख लो इस बात को, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल था ये। अगली बात पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखो और करो ट्राई।
ये दो क्वेश्चंस लिखे, 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में दोबारा बोले, चेक कर लेते हैं। देखिए सुने, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स निकालना है। अब हमने देखा इस क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान से सुने सब लोग, 0 के माइनस में कुछ और डेफिनेशन है, 0 के प्लस में कुछ और डेफिनेशन है, इक्वल टू 0 पर ये इसी के अंदर में आ रहा है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म, के हमेशा सेम डेफिनेशन नहीं है, एक्स की वैल्यू के हिसाब से डेफिनेशन अलग अलग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब 0 से छोटा कौन है फंक्शन की वैल्यू? 1। तो आंसर आ गया 1। बोलो सही है क्या यहाँ तक? एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, या आप इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो, पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, तो एच टेंडिंग टू 0, जहां पर एक्स को लिख दिया 0 माइनस एच, लेकिन 0 से छोटा, पर जो डेफिनेशन है वो तो कांस्टेंट है, यानी 1 आ रहा है, उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। क्या ये बात समझ आ गई? जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा, 0 का लेफ्ट पड़ोसी, राइट नहीं। हाँ, ले रहे हैं अभी, देवी जी इंतजार करें। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी मैं क्या करूंगा, एक्स को 0 प्लस एच पुट कर दूंगा, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 किसका? एफ एक्स का। फंक्शन कौन है? ये रहा। एक्स को क्या पुट करा? 0 प्लस एच, 0 से बड़ी कौन सी डेफिनेशन? ये रही। तो 0 प्लस एच यानी एच माइनस 1 आया ना। एक्स की जगह मैंने 0 प्लस एच पुट कर दिया, और वो डेफिनेशन यूज कर ली जो 0 से बड़ा हो, तो 0 पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया? -1। इधर आंसर क्या आया था? 1। देयरफॉर, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। ये बात क्लियर हो गई? लिमिट एग्जिस्ट करती तभी तो इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालने की बात करता, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा। इट इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ने एक और चीज पूछ रखी है, चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी एट 0, ये तो बात हो गई। चेक वेदर इफ इट इज लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूअस। अब हमने क्या करा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या था, मैंने बात बताई थी कि 0 माइनस पर वैल्यू 0 पर वैल्यू के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं क्या करूंगा, 0 माइनस पर क्या आ रही है लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? 1। और 0 पर वैल्यू क्या आएगी? -1। क्या वो दोनों बराबर हुए? नहीं, वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। राइट कॉन्टिन्यूटी पर बात करूंगा, राइट कॉन्टिन्यूअस, राइट हैंड साइड में लिमिट क्या आ रही है? -1। 0 पर भी वैल्यू क्या आएगी? -1। क्या वो दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, तो इसका मतलब यस, द फंक्शन इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। खत्म हो गई बात। नहीं आया समझ में? राइट कॉन्टिन्यूअस, मैंने कुछ नहीं करा, 0 माइनस पर बात, 0 पर लिमिट निकालनी थी, 0 के माइनस पर निकाली, 0 का माइनस के लिए एक्स को 0 माइनस एच पुट करा, 0 से छोटा, ये डेफिनेशन 1 पुट कर दिया, लिमिट आ गई 1। क्लियर? 0 से प्लस पर यानी राइट हैंड साइड पर बात कर रहे हैं, एक्स को 0 प्लस एच किया, 0 प्लस एच पर ये डेफिनेशन, एच -1 का लिमिट, एच टेंडिंग टू 0, आंसर आ गया -1। ये और ये दोनों बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हमने क्या चेक करना था, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और राइट कॉन्टिन्यूअस। 0 प्लस पर चेक करो, 0 पर चेक करो, 0 माइनस पर चेक करो, 0 पर चेक करो, बराबर जहां आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है, वरना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यस, यस, आराम से लिखे इस बात को। जिन्होंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कॉर्नर में, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करें।
आराम से करो, सब लोग करो। डन। चलिए मैं बोलना शुरू करता हूँ उसके बारे में भी। चलिए, क्वेश्चन ने पूछा लिमिट क्वांटिटी निकालनी है एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो हम क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? एक्स अपॉन साइन ऑफ थ्री एक्स। और ये लिमिट की बात हो गई, और एफ ऑफ जीरो आपका ऑलरेडी थ्री आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है क्या? इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू वन होती है, और थीटा इज इन रेडियंस। ध्यान रखनी है बात, ये एक रूल है, आप याद रख सकते हैं, ऑलरेडी 11th में पढ़ा था, लेकिन फिर भी दोबारा बता रहा हूं। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ध्यान ये रखना है कि यहां जो एंगल है वही वो एंगल यहां होना चाहिए, और ये एंगल जीरो को टेंड करना चाहिए, और वो छोटा है और वो रेडियंस में है। ये ध्यान रहेगी बात। उस लिहाज से अगर मुझे ये लिमिट निकालनी है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये नीचे एक्स की जगह थ्री एक्स है, तो मैंने थ्री से मल्टीप्लाई और थ्री से डिवाइड कर दिया। उससे ये हुआ, ध्यान से देखें, ये वाला जो पोर्शन हुआ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जितना एंगल नीचे उतना एंगल ऊपर, एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तो थ्री एक्स भी जीरो को टेंड कर रहा है। ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में जो डाली है वन हो गई बॉक्स में, तो आंसर आ गया वन बाय थ्री। क्या ये बात समझ आई? आया ना? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या यहां तक? दोबारा बोलो। जीरो पर डेफिनेशन दे तो रखी है, अगर एक्स जीरो नहीं है तो ये डेफिनेशन है, अगर जीरो है तो ये डेफिनेशन है। क्या ये दोनों बराबर हुए? देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, विच इंप्लाइज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। खत्म हो गई बात। क्लियर? पक्का? लिखने से।
हाँ भी चले आगे। इसी तरह एक दो और क्वेश्चन लिख रहा हूं और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर ही, फिर डिसकॉन्टिन्यूटी की बात पे करेंगे। या चलो डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ही बता देता हूं पहले, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। बोलना शुरू करें? लिखे प्लीज फास्ट फास्ट। पिछले बेंच पे सभी ने लिख लिया? बोलिए। ऊपर करना है इसके? बोलना शुरू करें? लिखिए एफ एक्स इज सेट टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस। लिखिए एक डेफिनेशन लिखें। एफ एक्स इज सेट टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एफ एक्स इज सेट टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस at x equal to a if it is not continuous, if it is not continuous at x equal to a, if it is not continuous at x equal to a। अगले लाइन में लिखें in another words fx is discontinuous at x equal to a, fx is discontinuous at x equal to a under either of the following cases, under either of the following cases। Point number one, fx is not defined at x equal to a। Point number one is fx is not defined at x equal to a, that is f of a does not exist। फंक्शन जो है a पर डिफाइंड ही नहीं है, ये वन ऑफ द कारण है डिसकंटिन्यूटी का। दूसरा कारण, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। पॉइंट नंबर टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a of fx does not exist। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a of fx does not exist। यानी कहने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट ना करने का क्या कारण होता है? कुछ भी कारण हो सकता है। एलएचएल लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। इनमें से कोई भी बात वॉयलेट हो रही होगी तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे हम। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया था, अभी थोड़ी देर पहले करा भी था। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मतलब एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं आ रहे थे एक ये वाले केस के अंदर में। एम आई राइट? तीसरी बात लिखो, लिखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए of fx exists but not equal to, but not equal to f of a। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है a पर वो उसके बराबर नहीं आ रही। ठीक, लास्ट टाइम लिखो पॉइंट नहीं, द पॉइंट a, the point a where fx is discontinuous, the point a where fx is discontinuous is said to be the point of discontinuity।
is said to be the point of discontinuity. Give me just a minute, मैं चार्जर ले आऊं उसको। एक बार इस स्टेटमेंट्स को पढ़ें सभी को। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? तो हमने डिसकंटिन्यूटी किस किस केस में हो जाएगी ये हमने पढ़ ली। अब एक्चुअली क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी कई टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी होता है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी होता है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर में फर्दर फिर से टाइप्स होती हैं, और नॉन रिमूवेबल में भी फर्दर फिर से टाइप होती है। रिमूवेबल के अंदर में टाइप्स होती हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, या फिर एक और डिसकंटिन्यूटी होती है, और नॉन रिमूवेबल के अंदर में ऑसिलेटरी या फाइनाइट या इनफाइनाइट, ये तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। ये तीनों या चारों टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो मैंने अभी जिक्र किया, ये सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं होती है। इस किताब में हाँ दे रखा है इसके बारे में, ये मैं बाद में बताता हूं अभी, है ना, क्योंकि ये भी वो वाला पोर्शन दे रखा है जो किताब में दिया होता है, जो नॉट अ पार्ट ऑफ दी करिकुलम। ये बाद में मैं बता दूंगा, थ्योरी पार्ट का पार्ट है ये। लेट अस कंप्लीट द बेसिक पार्ट्स इनिशियली, देन विल कम टू दिस थ्योरी पार्ट ऑल्सो। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का काम है ये, बाद में बता दूंगा। पहले इन्हीं के ऊपर जितना पड़ा अभी, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। अभी आपको दो बातें क्लियर हो गई, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या और डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कॉन्टिन्यूटी की बात केवल वहां पर करते हैं जो पॉइंट डोमेन में भी होता है, और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात वहां भी कर सकते हैं जो पॉइंट डोमेन में नहीं है। इसीलिए कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये मत समझे कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी एक दूसरे का उल्टा है, ये बिल्कुल ना समझे, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी की बात वहां भी कर पा रहे हैं जो डोमेन में नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी की बात केवल वहीं करते हैं जो कि पॉइंट डोमेन में है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब अगर मैं सिंपल सा सवाल पूछूं, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, बताइए ये एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यस और नो? इज दिस फंक्शन, ये क्वेश्चन लिख लो पहले, ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूस? क्वेश्चन लिखो, इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूस? आंसर है यस, धैर्य बताएगा भाई। गलत बात। हम बात क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, आराम से सुनो। मैंने क्या कहा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और अभी अभी बात क्या करके हटाऊं, कॉन्टिन्यूटी की बात हम कब करते हैं, जब पॉइंट डोमेन में हो। हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसकी डोमेन क्या होती है, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 ऑफ π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस और नो? बोलो बोलो, बोल सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डोमेन होती है, और यानी π/2 पर ये डिफाइंड ही नहीं है। अब हमें एक चीज पता है, अब मैं थोड़ा ग्राफिकल भाषा की टर्म्स में भी बात कर रहा हूं। ग्राफिकल भाषा की टर्म्स में बात कर रहा हूँ मतलब क्या है, हम जानते हैं जो tan x का ग्राफ है वो ये होता है, ध्यान से देखो। एक लेमन भाषा में डेफिनेशन, और ये पॉइंट होता है माइनस का π/2, और ये 0 और ये π/2। बहुत लेमन भाषा में डेफिनेशन कही जाती है कॉन्टिन्यूटी की, कि ग्राफ बनाते वक्त पेन ना उठाना पड़े तो उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। ये गलत है बात, ये सही नहीं है बात। सही बात क्या है, ग्राफ बनाते वक्त अपनी डोमेन में पेन या पेंसिल ना उठाना पड़े तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो
10x का ग्राफ ये होता है और फर्दर ये ग्राफ ये ऐसे होता है। अब आप में से कोई बच्चा कह सकता है कि सर यहां से यहां तक तो आपने बना लिया, पेन उठाया तभी तो आप नीचे पहुंचे। बिल्कुल सही है बात। तो कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए था, गलत हो गई बात ये। नो, लेकिन कॉन्टिन्यूस है ये। क्यों? पेन मैंने कब उठाया? उस पॉइंट पर उठाया जो मेरी डोमेन में नहीं है। कौन नहीं है डोमेन में? पाई/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, वो डोमेन में नहीं है। उसके अलावा तो जो जो चीजें डोमेन में नहीं है, ये सारे पॉइंट डोमेन में नहीं है, उसके अलावा तो मेरा सब कुछ डोमेन में है, और मैंने ग्राफ बनाते वक्त पेन भी नहीं उठाया। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ गई? एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई बात? क्या नहीं समझ में आया जल्दी बोलो। ग्राफ बनाया क्या मैंने? पेन उठाया ग्राफ बनाते वक्त इस रीजन में? नहीं उठाया। एक बार में उठता चला गया ना, पेन बनता चला गया। लेकिन यहां उठाया पेन और यहां लेकर के फिर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट डोमेन में नहीं है, तो यहां पर बात ही नहीं करूंगा मैं। तो इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मैं पूछूं, इज दिस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2n+1 of π/2 where n belongs to integer? आंसर इज अगेन यस। तो आपसे कोई पूछे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल है जी। कोई पूछे क्या ये डिसकॉन्टिन्यूस भी? हाँ है। कहां पर? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर। नहीं, अब डिसकॉन्टिन्यूस क्यों हुआ? अब मैंने डिसकॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखाई है ना अभी भी थोड़ी देर पहले। क्या लिखा है डिसकॉन्टिन्यूटी में? नहीं, डिसकॉन्टिन्यूटी पर बात वहां भी कर सकते हैं जो डोमेन में, और वहां भी कर सकते हैं जो डोमेन में नहीं है। लेकिन क्या हुआ? डिसकॉन्टिन्यूटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या लिखाया था? पहला कारण क्या लिखाया था? बोलो बोलो। बात खत्म हो गई। एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू ए। अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ए पर, तो वो डिसकॉन्टिन्यूस कहलाएगा। मैं ए कौन है मेरा? यहां पर π/2, 3π/2। क्या π/2 पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है? ये नहीं है। तो क्या बोलूंगा इसको मैं? डिसकॉन्टिन्यूटी, बिकॉज दिस लाइज अंडर वन ऑफ द रीजन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? चैप्टर यहां खत्म हो चुका, थियोरिटिकल पोर्शन इसका। इसमें इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर में। इसके अलावा क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं, उसमें टाइम लगेगा कराने में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा चैप्टर में। थ्योरी में कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी में सब कुछ मैंने बता दिया और कुछ है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है? लिखिए आराम से लिखिए इस बात को जो मैंने लिखाई है बोर्ड पे। क्यों कॉन्टिन्यूस बताया, क्यों डिसकॉन्टिन्यूस बताया, आराम से लिखो। क्लियर हो गई बात? हाँ भाई, सबको समझ आ गया यहां तक? इसी तरह लिखो एक और क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसका पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट पार्ट। इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस? इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस? बोलो भाई आंसर। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? आंसर इज यस। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी की बात कहां करते हैं? डोमेन में। 1/x की डोमेन क्या है?
ऑल रियल माइनस जीरो। तो बस जीरो के अलावा तो हर जगह वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फाइनाइट आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे भाई एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, आपने लिमिट निकाली एक्स। अब मैं कह रहा हूं डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस का जीरो आ रही, तो जीरो पर तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, जीरो के प्लस में बात करूंगा या जीरो के माइनस में बात करेंगे। वहां पर तो वैल्यू हमेशा ही फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। 1/0 के अलावा फाइनाइट नंबर कोई तो वैल्यू आएगी, जो भी आएगी आती रहेगी। मान लो 2 पर बात करनी है आपने, फॉर एग्जाम्पल 2 पर बात करोगे, 2 पर बात करोगे तो 1/2 आएगी। 2 प्लस पर बात करोगे तो 1/2 प्लस एच आएगा। 2 के माइनस में बात करोगे 1/2 माइनस एच आएगा। एच को जीरो पुट कर दोगे तो 1/2 1/2 1/2 बराबर आ रही है। तो मतलब यस फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, बात खत्म हो गई। बोलो समझ आई कि नहीं आई बातें मेरी? ठीक। लेकिन अब मैं इसका दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, लिखो, इज दिस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो? आंसर इज यस। जीरो पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फिर दोबारा, क्योंकि जीरो पर डिफाइंड ही नहीं है ये। डिफाइंड नहीं है तो यस डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। हाँ भाई, यहां तक क्लियर होगी बात। कॉन्टिन्यूटी का मतलब, डिसकंटिन्यूटी का मतलब, इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर में बात करने का मतलब सारा क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। ये कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया था। ये समझाने के लिए दिया था, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैं भी लिखवा रहा हूं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। फंक्शन मैं आपको लिखा रहा हूं, फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - cos x होल डिवाइडेड x स्क्वायर when x is not equal to 0 and 1/2 when x equal to 0। अब हमें यहां क्या करना है? क्वांटिटी चेक करनी है। कहां पर? x इक्वल टू जीरो पर। हमने जीरो पर वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखी है। जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है? हाफ आ रही है। क्या करना है? लिमिट निकालनी है। कहां पर? x टेंडिंग टू जीरो पर। किस पे? ये डेफिनेशन क्या है ये? 1 - का cos x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगी बात। अब लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, 1 - cos x क्या होता है? 2 sin² ऑफ x/2 होल डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? अरे 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin² θ/2 होता है। तो अब क्या करा? इसको लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 2 टाइम्स sin ऑफ x/2 ये लिखा। नीचे भी एक्स स्क्वायर है, इसे x/2 ये लिखा। इसका होल स्क्वायर कर दिया और इंटू 4 कर दिया। ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, समझ आई की बात की नहीं है? 2 एज इट इज रखा, यहां पर अपॉन 4 इंटू 4 कर दिया। अपॉन 4 इंटू 4, 4 को अलग रख लिया और नीचे वाले 4 को x/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। और ऊपर भी साइन स्क्वायर x/2 था, तो साइन x/2। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को ये बात थोड़ी देर पहले, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो थीटा बाय साइन थीटा, या लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा, इन सब की वैल्यू 1 होती है अगर थीटा रेडियंस में है। बताई थी ये बात अभी अभी। बस ध्यान ये रखना है, यहां जो एंगल आ रहा है वही एंगल यहां आ रहा है और वो जीरो को टेंड कर रहा है। ये बात बताई थी अभी अभी। अब ध्यान से देखो, एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, यहां पर एंगल कौन है? x/2। यहां भी कौन है? x/2। तो इसका स्क्वायर है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो आंसर आ गया 2/4 इंटू 1, आंसर आ गया 1/2। अपॉन 4 इंटू 4 कर दिया, अपॉन 4 इंटू 4, ये 2/4 एज इट इज रखा और इसको
x/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया। अभी सही है? नहीं समझ में आई बात? सबको क्लियर? उससे क्या हुआ, लिमिट की वैल्यू हाफ आ गई, फंक्शन की वैल्यू 0 पर हाफ है, दोनों बराबर आ गए। इट इंप्लाइज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0। क्या? अरे यार इसकी आइडेंटिटी लगाइए, 1 - cos θ 2 sin²θ/2। ठीक, लिखो लिखो सब लोग। आर वी डन? मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं आज इसके लिए, ऊपर 5-6 क्वेश्चन ही दूंगा। कल के लिए होमवर्क आपका एमटीजी वाली किताब में से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट करके आए, वही होमवर्क है आपका मेरी तरफ से। ठीक है ना? तो आज के लिए होमवर्क लिख लें, एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 to 5, दैट्स इट। पहले 5 क्वेश्चन करने हैं आपने बस। सॉल्व एग्जाम्पल मत करो, कोई बात नहीं, मैं कल इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। वंस वी आर डन विद द डाउट्स ऑफ एमटीजी बुक। कोई डीपीपी पेंडिंग है आपकी डिस्कशन की? पेंडिंग है? तो कल ये भी लिख दीजिएगा, हाँ जी, होमवर्क में लिख देना, ऑल द पेंडिंग डीपीपीज एंड एमटीजी बुक सारी लेकर के आएंगे कल, और ये होमवर्क है, राइट? ताकि ऊपर और नीचे एंगल सेम हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू।